आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब बाबू देखो, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन ए बराबर AT वेक्टर प्लस AR वेक्टर ये हम लोग लिखे थे, याद है ना? जहां पे हमने कहा था कि A वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा क्रॉस R, क्लियर है, और प्लस ओमेगा क्रॉस V। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला आ चुका था, क्लियर है ना? ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से सुनिए ध्यान से, पूरा इजी हो जाएगा, क्लियर है? हम कह सकते हैं कि AT वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस R होगा, और AR जो होगा दिस इज योर ओमेगा क्रॉस V। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, सबसे पहला यहां पे अब पॉइंट को समझिए। अब जैसे अगर आप देखते हो ये सब अगर आप देखते हो कि अगर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा होगा, क्लियर है, तो कहने का मतलब देखिए ध्यान से, अगर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा होगा तो उस ट्रांसलेटरी मोशन में सबसे पहला चीज, ट्रांसलेटरी मोशन बोलिए या आप उसको जो है ना क्या बोलिए, लीनियर मोशन, एक ही बात हो गई, क्लियर है? तो अगर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन है या लीनियर मोशन है तो उसके अंदर क्या क्या सब वर्ड्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यूज होता है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में इसको एस में लिखते हैं। दूसरा होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको या तो यू लिखते हैं या कहीं कहीं वी नॉट भी लिखा रहता है, क्लियर है? तीसरा जो है वो है आपका फाइनल वेलोसिटी, क्लियर है, जिसको हम लोग भी लिखते हैं। चौथा जो है वो है आपका एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग ए लिखते हैं। ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम चाहेंगे तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। इसके आधार पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या है, मोशन है। क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। उस इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला आता है v माइनस यू बराबर AT। दूसरा जो आता है, क्लियर है ना, v माइनस यू बराबर AT। दूसरा जो आता है वो क्या है बाबू, तो वो है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा जो आता है, क्लियर है, समझना मेरी बात, तीसरा जो आता है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और जो चौथा आता है वो है s nth बराबर, ठीक है, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये सारे के सारे, क्लियर है, इक्वेशंस एप्लीकेबल कब है? तो ये सारा का सारा इक्वेशन एप्लीकेबल तब होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्लियर है? तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल तब है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, या एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या होगा बाबू, यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट होगा या तो यूनिफॉर्म होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो या एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, उस केस में हम इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है? वो कैसे होगा हम लोग देखेंगे। अब ये सब जो फॉर्मूला है, इस सब का डेरिवेशन है, आप कैसे इसको डिराइव किए, इसको हम लोग 1D मोशन में पूरा पढ़े हुए, ठीक है? अब आते हैं, अगर मान लीजिए बाबू कि सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन, क्लियर है ना? तो आपको देखिए, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में हम फर्क समझा देते हैं। सर्कुलर मोशन बिल्कुल वैसे ही गोल गोल घूमने वाला मोशन है, बट इस मोशन में जो एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, जो ये मोशन कर रहा है, वो पार्टिकल है, और रोटेशनल में जो एग्जीक्यूटिंग बॉडी है वो बॉडी है, क्लियर है? तो यहां पे देखिए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सिंबल से दिखाते हैं, क्लियर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसकी सिंबल होती है थीटा। उसके बाद वेलोसिटी जो हो गई उसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और उसका सिंबल होता है ओमेगा नॉट,
फिर आ गया आपका फाइनल, क्लियर है, एंगुलर वेलोसिटी जिसका सिंबल हो गया ओमेगा, ठीक है। फिर अगला हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका सिंबल हो गया बिल्कुल अल्फा, क्लियर है। और इक्वेशन अगर आप देखें तो अगेन इक्वेशन ऑफ, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं cm या rm, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। कब ये, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब, इसमें कब होगा, जब इसके अंदर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो ये तब होगा जब अल्फा जो है ये कांस्टेंट होगा या अल्फा जो है कहीं लिखा रहेगा कि अल्फा यूनिफॉर्म है, क्लियर है। तो इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। फिर यहां हो जाएगा थीटा बराबर, क्लियर है ना, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। फिर तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। और चौथा हो जाएगा थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। क्लियर है। आज का क्लास देखो, आज का क्लास एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, सब समझ जाओगे, डेरिवेशन फॉर्मूला सब अभी आएगा थोड़ा थोड़ा, क्लियर है, ये सब समझ गए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में तुम इसमें अगले क्लास जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो दिक्कत इसमें नहीं होगा, बेसिक्स में भी हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए बाबू, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए अगर ये कोई सर्कुलर मोशन है, क्लियर है, तो सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें होंगी इसको समझिए। तो सर्कुलर मोशन में v वेलोसिटी, ओमेगा और आपका रेडियस, ये तीनों परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। तो आप ऐसे समझिए कि यहां पे ये सर्कुलर मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे हो रहा है। तो ये जो है ये ओरिजिन हुआ, तो इस तरह से अगर आप देखिए तो ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, क्लियर है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कहने का मतलब कि यहां पे इस जगह पे ये जो आप देख रहे हो ना टेंजेंट कहीं किसी पॉइंट पे ड्रॉ कर दिए, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर है, ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, ठीक है। ये हो गया क्या, रेडियस r वेक्टर। अगर हम यहां आ जाएंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। और जो z एक्सिस है, ये जो z एक्सिस है वो z एक्सिस क्या होगा बाबू, वो ओमेगा दैट इज द एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन होगी। आ गई मेरी बात समझ में। अब सुनिए ध्यान से, इस सर्कुलर मोशन में ये वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी के अलोंग AT एक्ट करता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और यहां से ये सेंटर रहा, तो इसके अलोंग जो है रेडियल वेलोसिटी या ACP सेंट्रीपिटल वेलोसिटी ये लगती है, या तो रेडियल कहिए या तो क्या कहिए, सेंट्रीपिटल कहिए। और ये हो गया आपका रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन, ये एंगल बना दिया थीटा, क्लियर है। तो अब सुनिए पॉइंट समझिए। सबसे पहला चीज क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्लियर है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट्स along the direction of velocity, क्लियर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है बाबू, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करता है along the direction of velocity, hence AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन can change the magnitude of velocity, but it can't change the direction of velocity, क्लियर है, समझ लो मेरी बात। कहने का मतलब क्या है बाबू कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग लगता है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम लाइन पर लगती है, जिसके कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, बट इट कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन को ये बदल
नहीं सकता है। उसी तरह से अगर आप देखिए दूसरा, या इसको दूसरा कर देते हैं, इसको ऊपर पहला कर देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है, क्या है बाबू, रेडियल एक्सेलरेशन, या आप इसको क्या बोल दीजिए, आप इसको बोल दीजिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। इट एक्ट्स along the direction perpendicular to velocity, perpendicular to velocity। रेडियल एक्सेलरेशन जो है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, इट एक्ट along the direction perpendicular to the velocity, hence it can change the direction of body but can't change its magnitude। क्लियर है? तो मेरी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब हुआ बाबू कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है, वो रेडियल एक्सेलरेशन क्या कर सकता है, तो रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बट इट कांट चेंज दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? सो अगर आप मान लो कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये बहुत ही क्लियर है कि देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, तो आप कह सकते हो, है ना, आप यहां पे कह सकते हैं कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इन सर्कुलर मोशन, क्लियर है, सर्कुलर मोशन में द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर है, कंटिन्यूअसली चेंजेस। क्लियर है? हिंस AR और ACP कंटिन्यूअसली एक्ट्स ऑन दी पार्टिकल। कहीं कोई दिक्कत? कहने का मतलब क्या हुआ बाबू कि सुनिए मेरी बात, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये लगातार चेंज हो रहा है। क्लियर है? डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का लगातार चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो AR या जो ACP है, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये कंटिन्यूअसली एक्ट हो रहा है। अगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, देन द रिस्पॉन्सिबल AT ऑल्सो एक्ट्स ऑन इट। अगर मान लो बाबू की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी बदल रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो उस पर लग रहा होगा। क्लियर है? पर अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, देखो वेलोसिटी का जो स्पीड होता है, वो स्पीड क्या होता है बाबू, कांस्टेंट होता है। और हम आपको बताए हुए हैं कि स्पीड जो होता है यही मॉड ऑफ वेलोसिटी होता है। क्लियर है? तो ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि UCM सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि चाल बदल नहीं रही पर डायरेक्शन बदलेगी लगातार, तभी तो सर्कुलर मोशन होगा। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बाबू, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AR जो होता है ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? बट AT जो है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। क्लियर है? कहने का मतलब कि AR जो हुआ, क्लियर है, जिसको हम ओमेगा क्रॉस भी कहते हैं, ये तो प्रेजेंट होता है। क्लियर है? बट AT जो है, जिसको हम अल्फा क्रॉस R कहते हैं,
अल्फा क्रॉस आर ये 0 होता है, दैट इज अल्फा जो हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि तुमको पता है कि रेडियस तो 0 थोड़े है, अल्फा पर 0 है, ये दिख रहा है। बट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चा करें, मतलब NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर है, तो उस केस में जो स्पीड होता है ये स्पीड क्या होता है बाबू, कांस्टेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि स्पीड जो है ये आपका वेरिएबल होता है। स्पीड क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसका मतलब कि जो मॉड ऑफ वेलोसिटी है वो भी आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसका मतलब कि देखो AR तो लगना ही लगना है, क्लियर है, बट अब AT जो यहां पे एब्सेंट था अब उसको भी प्रेजेंट होना है। इसका मतलब कि जो AR की वैल्यू ओमेगा क्रॉस भी है वो तो लगेगी ही, AT की वैल्यू अल्फा क्रॉस R ये भी लगेगा, ये दोनों मौजूद होना चाहिए। समझे मेरी बात? चलो नोट किया जाए। है कुछ कुछ कंपोनेंट देख लीजिए, है ना, तो उसमें देखिए बाबू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या सब होगा और क्यों होगा इसका समझिए जवाब। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले जो स्पीड होगा, है ना, जो स्पीड होगा ये स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि मॉड ऑफ वेलोसिटी जो होगी, क्या मॉड ऑफ वेलोसिटी ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तीसरी बात वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं। क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। क्लियर है, तो दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरिएबल होगा। रीजन क्यों दीजिएगा, बिकॉज डायरेक्शन, है ना, चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो बाबू, तीसरी बात काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आप समझिए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और ये v वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, अर्थात कहने का मतलब इसका जो ये हुआ वैल्यू जो हुआ ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। काइनेटिक एनर्जी के बाद अगर आप देखेंगे अगली चीज तो वो है मॉड ऑफ क्या, मॉड ऑफ आपकी ओमेगा, मतलब एंगुलर स्पीड। तो ये भी क्या होगा बाबू, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तीसरी बात, अगली बात, ओमेगा वेक्टर, ये क्या होगा, वेरिएबल नहीं, ये वेरिएबल नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है। क्यों कांस्टेंट होगा ये हम समझाते हैं। सबसे पहला चीज आप समझिए कि ये वो शीट है, ठीक है, और ये शीट जो है हम एक काम करते हैं, देखो तुम्हारे समझाने के लिए तुमको हम बता रहे हैं। ये एक शीट लिया और हमने यहां पे एक सर्कल बना दी, ठीक है, यहां पे ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया वी वेक्टर, और ये हो गया ओमेगा वेक्टर। अब इसको आप यहां पे रखो, ये जो मेरा थंब है, दिस थंब इज ओमेगा वेक्टर। क्लियर है। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो बाबू ओमेगा चेंज करेगा, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, मेरी बात समझिए, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए, या तो उसका क्या डायरेक्शन बदलना चाहिए, तभी तो वो वेरिएबल होगा। पर इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा, और ये डायरेक्शन अपवर्ड ही है, जेड एक्सिस के अलोंग मान लो है, तो ये बदला नहीं बदला। तो ओमेगा का जो वेक्टर हुआ, ओमेगा वेक्टर, वो भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एटी क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है। ये क्या होता है बाबू, जीरो, ये क्या होता है, जीरो। उसके बाद अल्फा की वैल्यू क्या होती है,
जीरो। मेरी बात समझिए, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? जीरो। उसके बाद अगर ए वेक्टर देखेंगे तो दिस इज योर एसीपी वेक्टर होता है, एसीपी वेक्टर होता है। और ये जो एसीपी वेक्टर है, क्या ये एसीपी वेक्टर क्या ये कांस्टेंट है? समझो मेरी बात, क्या ए वेक्टर या एसीपी वेक्टर क्या ये कांस्टेंट है? सुनो ध्यान से देखो बाबू, अगर ए हम यहां पे लिख रहे हैं ए वेक्टर बराबर एसीपी वेक्टर है, दिस इज योर ओमेगा क्रॉस वी। क्लियर है? ओमेगा क्रॉस वी। तो ये जो चीज हुआ, दिस इज तो कांस्टेंट ना, ये तो कांस्टेंट है, इसका मॉडो कांस्टेंट है और इसका अथियो कांस्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में भी कांस्टेंट है। बट ये वेलोसिटी वेक्टर है बॉस, और वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है। कहां कांस्टेंट है? वेलोसिटी वेक्टर कहां कांस्टेंट है? नहीं है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका और दूसरा एग्जांपल समझिए। ये रहा, दिस इज योर एसीपी, यही ना है एसीपी, और उसी पे एनेट है। ये हुआ, सॉरी, ये हुआ बॉडी का वेलोसिटी वी वेक्टर। अगर बॉडी यहां आ गई तो एसीपी की डायरेक्शन देखिए बदली कि नहीं बदली? बदली। लग तो रही इनवर्ड है बट बदल तो गई डायरेक्शन। क्लियर है? अगर यहां आ गई तो डायरेक्शन बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई, बदल गई। यहां आ गया डायरेक्शन तो बदल गई। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप कहोगे कि दिस इज नॉट योर कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट नहीं होगा। एक सेकंड बाबू, कहने का मतलब कि यहां पे तुमको समझ में आ गया कि जो ए वेक्टर है वो क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कांस्टेंट? तो आप लिखिएगा बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एसीपी वेक्टर चेंजेज कंटिन्यूअसली एज द बॉडी क्या मूव्स। जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी बाबू, देन द डायरेक्शन विल चेंज। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया। अच्छा देखो, यहां पे हम आपको एक और इसका स्टेटमेंट भी दे देते हैं। क्लियर है ना? इसका स्टेटमेंट देखो बाबू, ओमेगा वेक्टर हो या ओमेगा हो, ये कांस्टेंट है, और अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। अब तुम जानते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमको क्या मिलता है? अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो मिलता है। कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट जीरो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आगे, ठीक है ना? नेक्स्ट बाबू, अब वर्क डन की बात करते हैं। तो सबसे पहला वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है? W बराबर एफ नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, फोर्स की, तो आप इस बात को समझिए, है ना? अच्छा ठीक है, आप देखिए यहां पे बाबू AT जो है वो तो जीरो है, तो उसके कारण जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो जीरो होगा, जीरो होगा। क्लियर है? पर AR जो है वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे नेट फोर्स होगा, पर वो क्या होगा? FR के कारण होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। मतलब AR जो होता है, आप पढ़े हुए बाबू, AR बराबर V स्क्वायर बाई R इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R, पढ़ा दिए। तो मॉड FT जो होगा, दिस इज योर MV स्क्वायर बाई R या M ओमेगा स्क्वायर R, होगा कि नहीं होगा? यही चीज होगा। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन हुआ, इस लाइन पे, सॉरी ये सेंटर हुआ, इस लाइन पे आप देखिए, समझिए ध्यान से, इसी लाइन पे FCR चलेगा, सॉरी FCP चलेगा, या FR इसको आप बोल लो, FR ही बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब बताओ कि ये वाला जो रास्ता होगा, इस रास्ते पे वेलोसिटी चलेगा। और अगर तुमको काइनेमेटिक्स याद हो तो हमने कहा था कि जिस रास्ते पे वेलोसिटी होती है उसी रास्ते पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है।
तो इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी एस, वो इधर ही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, मतलब आप समझिए कि इस एफ आर और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो वर्क डन देखो, वर्क डन बराबर एफ नेट डॉट एस, तो ये W बराबर एफ नेट तो एफ आर होगा और एस होगा, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, एफ आर एस कॉस थीटा, जहां पे थीटा एफ आर और एस के बीच में क्या होगा, एंगल होगा। अब बताओ कि एफ आर और एस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब कि वर्क डन बराबर कितना हो गया बाबू, एफ आर एस कॉस 90 डिग्री। समझ में आया, एफ आर कॉस 90 डिग्री। सो यहां पे W बराबर क्या हो गया बताओ, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, क्लियर है। अब दूसरी बात आगे देखो, पावर। तो पावर जो होता है बाबू, आप पढ़े हुए हो, पावर होता है वर्क, बिल्कुल सही, अपॉन टाइम। तो यहां पे वर्क ही 0 है, टाइम 0 है, तो ये भी 0 हो गया। मतलब पावर भी क्या होता है, 0 होता है इसमें। इसको दूसरे तरीके से समझिए, पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब एफ आर डॉट एस अपॉन टी। बाबू ये एस और ये टी मिलकर वेलोसिटी दे दिया, क्लियर है। तो पावर बराबर और क्या होता है फॉर्मूला, एफ आर डॉट वेलोसिटी और एफ आर वी कॉस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एफ आर और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है। तो उस केस में पावर क्या हो गया बॉस, आपका 0 हो गया, क्लियर है। तो अब याद रखना है, एनी सर्कुलर मोशन, इतना समझ गए तो समझिए, एनी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में एग्जीक्यूट किया गया है तो दैट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं एनी सर्कुलर मोशन, क्लियर है, एग्जीक्यूटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म, क्लियर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरी बात समझ में आ गई, कोई भी मोशन, क्लियर ना, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में एग्जीक्यूट किया गया है तो वो जो मोशन होगा वो सब क्या हो जाएगा बाबू, सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं आपकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए ध्यान से, कंपोनेंट्स देखना है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझिए ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म, पहला वही सिस्टमेटिक उठा के लिखते चल जाएंगे। पहला स्पीड, बता दो वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही, वेरिएबल होगा। दूसरा मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ये भी वेरिएबल होगी, बिल्कुल सही। तीसरा वेलोसिटी वेक्टर, ये भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। चौथा आ जाओ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी, क्लियर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये भी तुम्हारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। काइनेटिक एनर्जी के बाद आ जाओ बाबू मॉड ओमेगा वेक्टर। अब समझो, मॉड ओमेगा याद करो, v बराबर ओमेगा क्रॉस r होता था, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, v अपॉन r होगा। अरे होगा, क्लियर है, होगा। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा बराबर v अपॉन r, क्योंकि v वेरिएबल है, v वेलोसिटी वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। आगे आ जाओ, ओमेगा वेक्टर वेरिएबल हो जाएगा, क्लियर है। आगे आ जाओ, at 0 नहीं होगा, बिल्कुल सही, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है, 0 नहीं होगा, क्लियर है ना।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, तो 80 जो हमने कहा 80 जीरो नहीं होगा। 80 के बाद अगला आ जाओ बाबू अल्फा, ये जीरो नहीं होगा। क्लियर है? अल्फा क्या होगा बाबू? जीरो नहीं होगा। अल्फा जीरो नहीं होगा। अल्फा क्या होता है बाबू? डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ये ओमेगा वेरिएबल है, तो ये भी अल्फा क्या होगा? वेरिएबल ही होगा। बिल्कुल सही। अल्फा भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। बिल्कुल सही। आ जाओ अगला, ठीक है। ए वेक्टर बराबर यहां पे ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर दोनों ही होगा। मतलब ये आपका ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर यही होगा। कहने का मतलब अगला पॉइंट, मॉड ए वेक्टर बराबर अंडर रूट ए आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए टी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होगा। और ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। काहे कि बदल रहा है। ये भी क्या होगा बाबू? वेरिएबल होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होगा वेरिएबल? समझ में आ गया? एक बदलेगा तो सब बदलेगा। अब आ जाओ बाबू वर्क डन। वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा? एफ नेट इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होगा। इसका मतलब इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं W वर्क डन इज इक्वल टू एफ आर डॉट एस प्लस एफ टी डॉट एस। यही ना तब ना नेट होगा बॉस, नेट होगा ना। अब समझिए मेरी बात, ये सर्कुलर मोशन, ये हो गया तुम्हारा एफ आर, ये हो गया तुम्हारा एफ टी। क्या हो गया? एफ टी। बात समझ में आ गई? क्या हो गया? एफ टी। तो उस केस में आप समझिए मेरी बात, ये एफ आर एस तो जीरो होगा क्योंकि 90 डिग्री है। ये कितना होगा? तो आप समझिए टेंजेंशियल फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सब एक ही डायरेक्शन पे है। तो उस केस में एफ टी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा एंगल। क्लियर है? तो ये क्या बचेगा? एफ टी एस। तो कहने का मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन जो है वो टेंजेंशियल फोर्स के कारण होता है। क्लियर है? हम क्या लिखेंगे बाबू? इन NUCM वर्क डन इज ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है? वर्क डन किसके कारण होगा? टेंजेंशियल फोर्स के कारण होगा। अगला आ जाओ बाबू पावर। क्लियर है ना? तो पावर क्या होता है? देखो एफ टी डॉट एस अपॉन टी होगा। क्लियर है ना? अब तो तुम समझ ही गए टी क्यों, और यहां एफ आर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जीरो होता है। तो ये चीज क्या हो गया? ये चीज हो गया एफ टी डॉट वी वेक्टर बोले तो एफ टी वी कॉस 0 बोले तो एफ टी वी, ये पावर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम लिखेंगे, कहेंगे कि एनी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूटेड इन वर्टिकल प्लेन। देखो किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसे घुमा रहे हैं वर्टिकल, तो एनी मोशन एग्जीक्यूटेड इन वर्टिकल प्लेन। क्लियर है? तो हम यहां पे लिख देते हैं इसके बारे में। अच्छा इधर हो गया ना? तो हम लिखेंगे एनी मोशन, है ना? ध्यान से देखिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं एनी मोशन। क्लियर है? एग्जीक्यूटेड इन वर्टिकल प्लेन, एनी मोशन एग्जीक्यूटेड इन वर्टिकल प्लेन इज एग्जाम्पल ऑफ NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। है ना? चलिए नोट किया जाए। डालिएगा मोशन इन वर्टिकल सर्कल। क्लियर है ना? तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल, तो समझिए बाबू ध्यान से, अगर हमने बात करी मोशन इन वर्टिकल सर्कल की, तो बिना बोले हुए आपको समझ जाना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि अभी ही जब हम यहां पे पॉइंट वगैरह लिख रहे थे तो हमने लिखा कि एनी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूटेड इन वर्टिकल प्लेन इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी बदलेगी।
आ गई मेरी बात समझ में? तो ध्यान से सुनिएगा बाबू। तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मान लो कि ये कोई सर्कल है, क्लियर है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम ये सेंटर हुआ, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्या किया कि एक ठो पत्थर लिया, जिस पत्थर का मास क्या है m, पत्थर का मास क्या है m, रेडियस r है, और उसको हमने ऐसे टांग के रखा है ऐसे सीधा। तो उस पत्थर के वेट के कारण उस रस्सी पे, स्ट्रिंग पे एक ठो टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर होता है। इस पूरे स्ट्रिंग की रेडियस हम r मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लिए? r मान लिए, ठीक है। अब समझो मेरी बात। अब यहां पे इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, और मान लेते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है। क्या है? u है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस मास को पकड़ा और पकड़ करके यहां पे ले आए, या जब घुमा रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अब मान लो कि ये मास जो है वो यहां पे है ना, तो ये मास इसके साथ एक तो एंगल बनाएगा थीटा, इनिशियल पोजीशन के साथ वो एक एंगल बनाएगा थीटा। उस समय इस मास का जो वेट होगा mg वो इस तरह से लगेगा, टेंशन जो होगा वो इधर होगा, और इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा बाबू? इधर होगा। नहीं होगा, मास का कंपोनेंट नहीं होगा। आप देखिए कंपोनेंट कैसे बनता है। जैसे अगर ये एक मान लो फोर्स हुआ Fx, ये हो गया Fy, तो कंपोनेंट ऐसे बनेगा ना बाबू? कंपोनेंट तो बीच में बनेगा ना दोनों के। तो अगर आप समझिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी यहां पे u रही। अब ये मास है तो उसके सेंटर से बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगेगा? mg लगेगा। और एक कंपोनेंट ऐसे होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस थीटा, बिल्कुल सही। तो ये mg कॉस थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बॉडी के ऊपर सेंटर की तरफ एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो कि नेट फोर्स है जिससे ये बॉडी घूम रही है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम यहां पे अलग से दिखा दे रहे हैं, इधर लगा, टुवर्ड दी सेंटर लगा। ये क्या हो गया बाबू? FCP, ये लगा ना? मेरी बात समझिए ध्यान से, लगा। अब देखिए ध्यान से, जब हम ये रेडियस r था, ये रेडियस r था, जब हम इसको यहां से यहां उठाए तो बाबू ये जो मास है वो मास, ये h हाइट, ये h हाइट ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? h हाइट ऊपर आ गया। जैसे आप समझिए मेरी बात ध्यान से, क्लियर है कि जैसे मान लो कि ये मास ऐसे टंगा हुआ था, ठीक है, ये रेडियस r है, हमने इसको यहां से पकड़ा और ऐसे ले आए। तो इनिशियली देखिए, आप मेरी बॉडी में देखिए, मान लो नाभि के पास इसका लास्ट एज आ रहा है, हमने उठाया तो ये नाभि से h हाइट ऊपर उठा कि नहीं? जब ऐसे आया तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बाबू ध्यान से सुनिएगा, यहां पे, ठीक है, नाभि से ये h हाइट ऊपर आ गया। तो अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम y अगर मान लो y अगर मान लेते हैं, तो तुम बताओ y बराबर रेडियस माइनस अपलिफ्टेड हाइट h हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? कितना हो गया? रेडियस माइनस जो हाइट उठी वही हो गया। ये यहां से यहां तक ये रेडियस ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू इनिशियली इसके पास, यहां पे आप देखिए, इनिशियली इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था? इनिशियली इसके पास खाली इनिशियल वेलोसिटी थी, कोई हाइट नहीं था। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी? वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी थी।
ठीक ही नहीं थी। तो कहने का मतलब यहां देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन रूल के आधार पे, कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी या ऐसे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितना एनर्जी बिफोर है उतना ही एनर्जी आफ्टर होगा। क्लियर है? तो बिफोर में इसके पास कोई हाइट तो है नहीं, बिफोर में इसके पास कोई हाइट तो है नहीं, तो इसके पास एनर्जी कौन सी है, तो इसके पास एनर्जी जो है बिल्कुल सही, इसके पास जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² इज इक्वल टू, यहां पे इसकी वेलोसिटी v होगी, तो इसके पास वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि 1/2 mv² होगा, प्लस हाइट के कारण बिल्कुल सही पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि mg क्या होगी, h होगी। कहीं कोई दिक्कत? वेलोसिटी के कारण इसके पास क्या होगा बाबू, काइनेटिक एनर्जी होगा, और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा। आप चाहो तो इससे देखो, इस m से ये m कॉमन लेके कट गया, तो आपको बचा क्या, u² इज इक्वल टू v² प्लस gh, हम चाहें तो u² इज इक्वल टू v² प्लस 2gh/2, 2 से 2 कैंसिल, तो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जो वेलोसिटी होगी v बराबर √u² माइनस 2gh से तुमको कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। अब तो यही, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन अ वर्टिकल साइकिल एट एनी पॉइंट। आप वहां से हाइट देख लो, यू विल हैव द वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी इजीली मिल जाएगी। अब देखिए बाबू, बात समझिए, टेंशन देखिए उस जगह पे, ये तो वेलोसिटी के लिए हो गया। अब देखिए टेंशन के लिए, तो आप देखिए बॉडी घूम किधर रही है, अंदर की तरफ बार बार उसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो बड़ा फोर्स टेंशन होगा, छोटा फोर्स क्या होगा, टेंशन के अपोजिट mg cos थीटा, और रिजल्टेंट क्या होगा, fcp। क्लियर है? समझो मेरी बात। तो कहने का मतलब कि टेंशन T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू fcp होगा कि नहीं होगा, बड़ा माइनस छोटा इक्वल्स टू नेट। तो कहने का मतलब कि T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है कि नहीं होती? होती है। चलिए ठीक है, तो टेंशन T बराबर mv²/r प्लस mg cos थीटा से कोई ऐतराज नहीं है। अब वेलोसिटी का वैल्यू तुमको यहां है, तो क्या हो गया बाबू, T बराबर m/r, ये r रेडियस है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो r और v² की वैल्यू क्या हो गई, u² माइनस 2gh प्लस mg cos थीटा, कहीं कोई दिक्कत? तो m/r u² माइनस 2gh प्लस mg cos थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए बाबू cos थीटा, तो इस ट्रायंगल हटाओ, यहां लिखते हैं cos थीटा, देखो इस ट्रायंगल में आ जाओ, तो ये थीटा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, और ये हाइपोटेनस। तो कहने का मतलब कि cos थीटा बराबर क्या होगा, y/r होगा, y/r होगा कि नहीं होगा, रेडियस। ठीक है ना, यहां पे छोटा r से ही दिखाए हैं, है ना। तो बाबू देखो, समझो मेरी बात, तो cos थीटा बराबर y क्या है बाबू, y है तुम्हारा r माइनस h/r बचा। तो cos थीटा की वैल्यू क्लियर है, cos थीटा की वैल्यू r माइनस h/r हुआ, हम इस वैल्यू को यहां रख दिए। क्लियर है? तो T बराबर m/r u² माइनस 2gh प्लस mg
आर माइनस एच अपॉन आर। बाबू इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन एम और आर है, एम और आर कॉमन है, तो टी बराबर एम बाई आर कॉमन, ब्रैकेट में बचा यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस जी आर माइनस एच। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कहने का मतलब कि टी बराबर क्या हो गया? एम बाई आर ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस जी आर या आर जी माइनस जी एच होगा, आर जी माइनस जी एच। क्लियर है बाबू? ये माइनस 2gh, ये gh, बिल्कुल सही। तो टी बराबर क्या हो गया? एम बाई आर ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, देखो ये सर्कुलर मोशन, ये हो गया केस 1। अगर कोई भी बॉडी यहां है, तो अगर यहां है तो उसका h कितना है? 0 है। बात समझ में आ रही है? टेंशन तो छोटू t है, वेलोसिटी इनिशियल u है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह को हम टेंशन टी बी कह दे या टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कह दे, टीएल, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, या टेंशन एट बॉटम कह दीजिए, लोएस्ट पॉइंट कह दीजिए, क्योंकि यही लोएस्ट पॉइंट है। तो अब देखिए यहां पे आ जाओ, तो टी बराबर एम बाई आर ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh हुआ कि नहीं हुआ? तो एट लोएस्ट पॉइंट h इक्वल्स टू 0, तो t बराबर m बाई आर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस आर जी खाली होगा t बराबर m बाई आर यू स्क्वायर प्लस आर जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब देखो केस 2। अब ये बॉडी था, इनिशियली यहां था, अब वो यहां आ गया। क्लियर है? कहां आ गया? यहां आ गया। तो यहां से यहां हाइट कितना है बाबू? h ही हाइट है। क्लियर है? तो यहां पे देखिए हाइट क्या है? h है। तो टेंशन का फॉर्मूला तुमको तो पता ही है, यही है डायरेक्ट। तो कहने का मतलब ये जो पोजीशन है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहेंगे। क्लियर है? तो t बराबर m बाई आर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh। क्लियर है? यही h है। क्लियर है? तो आप समझिए एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, पॉइंट समझिएगा, एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन h बराबर r होगा, यही ना रेडियस है दोस्त। क्लियर है? तो उस केस में t बराबर देखो m बाई आर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gr या 3rg होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग THZ लिख देते हैं, टेंशन एट हॉरिजॉन्टल। क्लियर है ना? क्या लिख दिया उसका नाम? टेंशन एट हॉरिजॉन्टल। तो THZ इज इक्वल टू, क्लियर है, बिल्कुल सही, m बाई आर ब्रैकेट में u स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस 2rg। क्लियर है ना? अब आ जाओ बाबू, तुम अपना देखो केस 3। तो केस 3 में यहां, अब देखो इनिशियली केस 1 में यहां था, केस 2 में यहां आया, अब केस 3 में यहां आ गया। क्लियर है? बिल्कुल सही। हाइट कितना हो गया? 2r, बिल्कुल सही, हाइट क्या हो गया? 2r हो गया। तो उस केस में t बराबर m बाई आर, क्लियर, इसको हम tt कह देते हैं, टेंशन एट टॉप। क्लियर है? तो t बराबर एम आर यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh होता है। तो एट दी टॉप मोस्ट पोजीशन, मेरी बात समझो, एट दी टॉप मोस्ट पोजीशन, एट दी टॉप मोस्ट पोजीशन h बराबर क्या हो गया दोस्त? 2r। तो t बराबर देखो m बाई आर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस आर जी माइनस, बिल्कुल सही, 6rg हो गया, जो कि क्या हो गया? t बराबर tt कर देते हैं, tt कर दिया, तो क्या हो गया? m बाई आर ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 5rg। क्लियर है? तो तुमको यहां पे आ गया। अब फिर तुम इधर अभी अगर लेकर के चले आ जाते हो तो वो हॉरिजॉन्टल बस उधर चला गया। क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, तो TL टेंशन एट बॉटम, इसकी वैल्यू देखो m बाई आर यू स्क्वायर प्लस आर जी। क्लियर है? टेंशन एट हॉरिजॉन्टल
क्या हो गया बाबू, m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2rg, और t बराबर m बाई आर ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइनस 5rg। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा समझिए इसको, TL में क्या होगा बाबू, नहीं समझे? अरे देखो ये फर्स्ट वाला लिखे ना तो h बराबर 0 ही रहा ना, तो ये डायरेक्ट ले लिए। तो अब देखो इसमें आप खाली देखो, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? प्लस वाला। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? सबसे बड़ा क्या है? प्लस वाला सबसे बड़ा है। उसके बाद -2rg छोटा होगा, -5rg उससे और भी छोटा होगा। तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो m बाई आर ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस rg ये बड़ा होगा m बाई आर यू स्क्वायर -2rg, बड़ा होगा m बाई आर बड़ा होगा m बाई आर यू स्क्वायर -5rg से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब कि TL ग्रेटर देन T हॉरिजॉन्टल ग्रेटर देन T टॉप। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, चलिए इसको भी नोट किया जाए।